कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा। प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है राहुल गांधी। ईटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में कहा, अगर फिर से यूपीए की सरकार बनी तो पीएम बनने से परहेज नहीं। ये भी माना कि जनता में है सरकार विरोधी लहर। 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। अंतिम कन्वेंसी थोड़ी होती है और है, और ये भी कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है। प्रियंका का इमोशनल कार्ड, कहा सियासी आरोप लगाकर मेरे परिवार को जलील करते हैं विरोधी। हिंदू इलाके में मुसलमानों को निकालने के तोगड़िया के बयान से मोदी ने किया किनारा। कहा, बीजेपी के दोस्त होने का दावा करने वाले वोटरों को भटका रहे हैं। नए रिकॉर्ड ऊंचाई छूने के बाद फिसला बाजार, कल के ही स्तरों पर आज भी बंद। रुपया भी पहुंचा 1 महीने के निचले स्तर पर। चौथी तिमाही में एचडीएफसी का मुनाफा 23% बढ़ा। 10 सालों में सबसे कम ग्रोथ, लेकिन मार्जिन निकला उम्मीद से बेहतर। विदेश में काला धन रखने वालों के नाम नहीं बताने पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को लगाई फटकार। फैसले के 3 साल बाद भी अमल नहीं करने पर मांगा जवाब। और इनकम टैक्स विभाग ने बड़े टैक्स रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू की। मई के पहले हफ्ते तक मिल सकते हैं टैक्स रिफंड। सीएनबीसी आवाज एक्सक्लूसिव। नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज एट 9 और आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। आइए देखते हैं आज की दूसरी बड़ी हेडलाइन। नोवार्टिस ने की फार्मा बिजनेस में बड़ी रीस्ट्रक्चरिंग। $16 अरब में जीएसके की कैंसर यूनिट खरीदी, लेकिन अपना एनिमल हेल्थ बिजनेस बेचा। कोल घोटाले में सीबीआई पूर्व कोल सेक्रेटरी पीसी परख से करेगी सवाल जवाब। ओडिशा में कुमार मंगलम बिरला को कोल आवंटन मामले में पूछताछ के लिए बुलाया। छठे चरण की वोटिंग के लिए प्रचार खत्म। 24 अप्रैल को 117 सीटों के लिए डाले जाएंगे वोट। मुंबई, तमिलनाडु समेत यूपी, बिहार की भी कई सीटों पर होगा मतदान। और अब अदालत की निगरानी में आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच के लिए जस्टिस मुग्दल तैयार। 29 अप्रैल की सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट लगाएगी मोहर। कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी ने आखिरकार मान लिया कि वो प्रधानमंत्री बनने के लिए तैयार है। ईटीवी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि अगर फिर से यूपीए की सरकार बनी और उनके सांसदों को मंजूर रहा तो उन्हें पीएम बनने से कोई परहेज नहीं है। राहुल ने यह भी कहा कि ऐसी हालत में वो 99% नहीं 103% पीएम बनने के लिए राजी हैं। राहुल गांधी ने पहली बार ये भी माना कि जनता में सरकार विरोधी लहर है और इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है। आपके पार्टी के सांसद अगर चाहते हैं तो आप जिम्मेवारी लेने के लिए तैयार हैं, मगर फिर भी कई लोगों को आशंकाएं हैं कि 2004 में जिस तरीके से सोनिया जी ने किया था, इतिहास दोहरा सकता है, इस बात की आशंका। मैंने 2-3 बार बोला है कि अगर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट कहें कि मुझे प्रधानमंत्री बनना है तो मैं जरूर करूंगा। अगर आपको याद हो, सोनिया जी ने इस बात को कभी नहीं कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनना चाहती हूँ, मैं एक्सेप्ट करूंगी। ये 98 से उन्होंने ये बात नहीं मानी थी। मैं सोचता हूँ कि अगर एमपीज कहें 100% करूंगा। 99% नहीं, 103%। ये जो चुनाव चल रहा है, बहुत लोगों का मानना है कि ये कोई साधारण चुनाव नहीं है, क्योंकि इनके जो नतीजे हैं वो देश की राजनीति पर, देश के लोकतंत्र पर एक लंबा और गहरा प्रभाव डालने वाले हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं? देखिए, हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये हिंदुस्तान की चॉइस है, हिंदुस्तान का डिसीजन है, तो हर एक चुनाव जरूरी होता है। ये 2 विचारधाराओं के बीच लड़ाई है। एक हमारी विचारधारा जो कहती है कि हिंदुस्तान में हर एक व्यक्ति को प्रगति में शामिल होना चाहिए, हर धर्म के व्यक्ति को एक साथ खड़ा होना चाहिए, भाईचारे से, प्यार से आगे बढ़ना चाहिए। और विपक्ष की विचारधारा जो कहती है, बांटती है,
गुस्से की राजनीति करती है, क्रोध की राजनीति करती है। जनरली हमारे बारे में कहा जाता है कि भाई 2004 में चुनाव हारेंगे, 2009 में चुनाव हारेंगे। कुछ दिन पहले मुझे मेरे दोस्त ने एक ओपिनियन पोल भेजा, उसमें लिखा था 270 सीटें एनडीए को मिलेंगी। तो मैंने कहा मैं ऐसे ओपिनियन पोल तो मैंने देखे हैं। तो उसने कहा नहीं, उसकी डेट देखो। तो मैंने उसको एनलार्ज किया, डेट देखी 2004। तो 2004 का ओपिनियन पोल कह रहा था 270 सीट, 2009 का कह रहा था 270 सीट, 2014 का कह रहा है। तो मुझे लगता है कि आंकड़े निकलने दीजिए, फिर देखते हैं। राहुल जी, मगर 2004 और 2014 में अंतर यह है कि 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी आपके साथ है। क्या आपको लगता है कि लोगों में कुछ नाराजगी यूपीए सरकार को लेकर है, लोग बदलाव चाह रहे हैं? कि आपको ऐसा लग रहा है? कुछ देखिए, 10 साल छोटा समय नहीं होता है, लंबा समय होता है। एंटी इनकम्बेंसी थोड़ी होती है और है। और ये भी कह रहा हूं कि यूपीए ने गलतियां नहीं की हैं, 1-2 गलतियां भी की हैं, मगर काम भी बहुत किया है। 15 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से निकाला है। छोटा काम नहीं है, पहली बार इतिहास में हुआ है। लोगों को अधिकार दिया है जो पहले सोचा भी नहीं जा सकता था। भोजन का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, रोजगार का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को, शिक्षा का अधिकार पूरे हिंदुस्तान को। क्यों दे पाए हैं? क्योंकि आर्थिक प्रगति तेजी से हुई है। अगर आप हमारे समय को देखें, बीजेपी के समय को देखें, बहुत तेज रफ्तार यूपीए के समय हुई आर्थिक प्रगति की। कारण यह है कि भाईचारे से काम किया है, गुस्से से काम नहीं किया है, मिलकर काम किया है, सबको लेकर काम किया है। उनकी राजनीति चुने गए लोगों की राजनीति है। इंडिया शामिल की बात करते हैं, कहते हैं भाई 2-3 लोगों का फायदा हो जाए, बाकी लोग दिखते रह जाएं। हमारी राजनीति सबको एक साथ ले जाने की राजनीति है, सबको मिलाने की राजनीति है। जब हम प्यार से काम करते हैं, भाईचारे से काम करते हैं, हिंदुस्तान ऑटोमेटिकली आगे बढ़ता है। हिंदुस्तान की जो शक्ति है, जनता की जो शक्ति है, वो काम करती है। और बात HDFC बैंक के नतीजों की, जो उम्मीद से कमजोर रहे हैं। बैंक का मुनाफा भी उम्मीद से कम यानी 23% बढ़कर 2326 करोड़ रुपए हो गया है। बैंक का NII यानी ब्याज से होने वाली नेट आमदनी करीब 15.5% बढ़कर 4,953 करोड़ रुपए हो गई है। नेट इंटरेस्ट मार्जिन में हल्का सुधार हुआ है और ये 4.2% से बढ़कर 4.4% हो गई है। Net interest income accounted for 71% of the net revenues, and NII growth for the quarter on a year-on-year basis was 15.3%. This was driven partly by asset growth and a net interest margin at 4.4%. Operating expenses were once again held in check with a growth of just a little over 1%, and as a result, the cost-to-income ratio for the quarter, for the quarter ended March 2014, was at 45.7%, again as against 51.4% in the corresponding quarter of last year. HDFC बैंक के नतीजों पर अब और विस्तार से बात करते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, HDFC बैंक के नतीजे कमजोर रहे हैं, तो कहां से ये प्रेशर आया इन नतीजों पर? देखिए, मुनाफा अनुमान से कम है क्योंकि 26% के आसपास मुनाफा बढ़ने का अनुमान था बाजार का, एनालिस्टों का, और उसके मुकाबले 23% ही मुनाफा बढ़कर आया है। तो 50-60 करोड़ मुनाफा कम है। लेकिन जो राहत नज़र आ रही है बैंक को, वो आई है नेट इंटरेस्ट मार्जिन के तौर पे, जहां 4.4% की नेट इंटरेस्ट मार्जिन आई है, जबकि 4.2% थी। तो पिछले क्वार्टर के मुकाबले में काफ़ी शानदार जंप देखने को मिला है और इस वजह से हम कह सकते हैं कि जो एक बार की निराशा हुई थी वो काफ़ी हद तक छंटती हुई नज़र आई है। ऐसा लग रहा है कि मैनेजमेंट ने काफ़ी एक सोचा समझा निर्णय किया है कि वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली अपने पोर्टफोलियो को बढ़ाना नहीं चाहते हैं। ज़्यादा नए कर्ज देने पर उतना जोर नहीं दिया जा रहा है और इस क्वार्टर में लोन ग्रोथ को थोड़ा कम रखते हुए चौथे तिमाही के दौरान, जबकि दूसरे सारे बैंक काफ़ी एग्रेसिवली अपना पोर्टफोलियो बढ़ा रहे थे, HDFC बैंक ने अपना फोकस पूरी तरह से मार्जिन मेंटेन करने पर रखा है ताकि भले ही मुनाफा उतना ज़्यादा ना बढ़े, लेकिन कुल मिलाकर मुनाफे की ग्रोथ को ओवरऑल पूरे साल के लिए सस्टेन कर लिया है 25% के आसपास, और उसके मुकाबले में रिस्क भी ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र नहीं आया। जो अगर बिजनेस ग्रोथ पे पुश किया जाता तो शायद ज़्यादा बढ़ता। तो ऐसा लगता है कि एनालिस्ट कुल मिलाकर इससे बहुत नाराज़ या डिसअपॉइंट नहीं होंगे। जी शुक्रिया प्रदीप। कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाले के आरोपी पूर्व कोयला सचिव PC परख की मुश्किलें बढ़ गई हैं।
सीबीआई ने परख को 25 अप्रैल को पूछताछ के लिए बुलाया है। परख बिरला की कंपनी हिंडाल्को को कोयला ब्लॉक आवंटन घोटाला मामले में आरोपी बनाए गए हैं। परख को अपनी हालिया किताब में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को इस घोटाले में आरोपी बनाने की मांग के बाद समन भेजा गया है। आपको बता दें कि इस घोटाले के दौरान प्रधानमंत्री ही कोयला मंत्रालय संभाल रहे थे। परख लगातार मांग कर रहे हैं कि इस मामले में प्रधानमंत्री से भी पूछताछ की जानी चाहिए। परख पर अपने ओहदे का दुरुपयोग कर ब्लॉक आवंटन करने का आरोप है। इस हफ्ते के आखिर तक 2G घोटाले पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट चार्जशीट दायर करने वाला है। ये चार्जशीट प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दाखिल हो सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस आरोप पत्र में डीएमके सांसद कनिमोरी का नाम आ सकता है। इसके अलावा चार्जशीट में पूर्व टेलीकॉम मंत्री ए राजा और डीएमके चीफ करुणानिधि की पत्नी दयालु अम्मल का भी नाम शामिल हो सकता है। ईडी ने कनिमोरी पर केलंगा टीवी को अवैध तरीके से 200 करोड़ रुपए देने का आरोप लगाया है। काले धन को लेकर सुप्रीम कोर्ट सरकार से क्यों है गुस्सा? हफ्ते की धमाकेदार शुरुआत के बाद आज बाजार ने लिया ब्रेक। देखिए बाजार का पूरा हाल इस ब्रेक के बाद। काला धन विदेशों में रखने वालों के नाम का खुलासा नहीं करने पर सुप्रीम कोर्ट ने आज केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। फैसले के 3 साल बाद भी इस पर अमल नहीं करने पर कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। पूरी खबर जानने के लिए चलते हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय के पास। लक्ष्मण, क्या था पूरा मामला और क्या कहा है सुप्रीम कोर्ट ने? दरअसल पूरा मामला काला धन विदेशों में रखने वालों के नामों का खुलासा करने और उनके खिलाफ जांच करने का है। 4 जुलाई 2011 को सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया था और कहा था कि काला धन विदेशों में रखने वाले की जो भी जानकारी विदेशी बैंकों से मिल रही है वो जानकारी सौंपी जाए, वो जानकारी दी जाए। साथ ही साथ खास तौर से जर्मनी के बैंक से जो भी जानकारी सौंपी गई है काला धन उनके बैंक में रखने वालों की, वो जानकारी भी दी जाए और इन काला धन रखने वालों के खिलाफ जांच की जाए और जांच के लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी SIT बनाई जाए। लेकिन इस फैसले के 3 साल बाद भी अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई अमल नहीं किया है। ये जानकर सुप्रीम कोर्ट काफी हैरान हुआ और केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई और साथ ही साथ ये भी कहा कि ये कोर्ट का सरासर अवमानना है और अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से इस पूरे मामले पर जवाब मांगा है। हद तो तब हो गई जब सुप्रीम कोर्ट को यह पता चला कि जिस SIT बनाने का आदेश उन्होंने दिया था और SIT के प्रमुख जब जस्टिस BP जीवन रेड्डी ने कुछ समय बाद कहा था कि मैं इस जिम्मेदारी को वहन करने में सक्षम नहीं हूं, समर्थ नहीं हूं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। इसकी जानकारी भी केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को नहीं दी और अब जाकर के उनके इस्तीफा देने करीब 2.5 साल 3 साल बाद जाके केंद्र सरकार सुप्रीम कोर्ट को बता रही है कि जीवन रेड्डी इस्तीफा दे चुके हैं, SIT के प्रमुख नहीं है। इस बात को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट काफी हैरान था। तो कुल मिलाकर कहें कि काले धन के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में एक बार फिर से केंद्र सरकार काफी किरकिरी हुई है और सुप्रीम कोर्ट की माने तो केंद्र सरकार का ढीला ढाला रवैया काले धन के मुद्दे पर जग जाहिर हो चुका है। अब सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से जवाब मांगा कि आखिर उन्होंने ऐसा क्यों किया। जी शुक्रिया लक्ष्मण। और अब बात बाजार की। हफ्ते की शुभ शुरुआत करने के बाद आज बाजार एक सीमित दायरे में घूमता हुआ नजर आया। एक्सपायरी के एक दिन पहले बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। बाजार के पूरे कारोबार को विस्तार से समझा रहे हैं हमारे मार्केट एडिटर अनिल सिंघवी। वायदा कारोबार की एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले बाजार में काफी सीमित दायरे में कारोबार होता नजर आया। हालांकि शुरुआत मजबूती के साथ बाजारों ने की और आज फिर से सेंसेक्स और निफ्टी ने एक और नया लाइफ टाइम हाई छुआ, लेकिन आखिरी आधे घंटे में थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग जो आती दिखी उससे दिन भर के गेंस कम होते हुए नजर आए और एकदम फ्लैट क्लोजिंग हुई। फ्लैट क्लोजिंग न सिर्फ सेंसेक्स निफ्टी पर हुई बल्कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों पर भी हुई, जो सुबह के सत्र में काफी जबरदस्त मजबूती आधा से 1% की दिखा रहे थे, लेकिन बंद होते होते एकदम शांत क्लोजिंग वहां पर भी देखने को मिली। हालांकि बढ़ने वाले शेयरों की तादाद ज्यादा थी गिरने वालों के मुकाबले में और उससे आप कह सकते हैं कि बाजार का मोमेंटम अब भी स्ट्रॉन्ग है। लोग सेलेक्टिवली खरीदारी कर रहे हैं। वॉल्यूम्स 2,60,000 करोड़ के आसपास के होते हुए नजर आए। आज की तेजी को लीड करने का काम किया ऑयल मार्केटिंग कंपनियों के शेयरों ने। यहां पर BP, HP, IOC में कल की तेजी आज फिर से आगे बढ़ती हुई नजर आई और इनके अलावा ऑयल एंड गैस स्पेस के दिग्गज गेल, रिलायंस इंडस्ट्रीज और ONGC भी आज मजबूती के साथ बंद हुए, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी दिखी। बैंकिंग शेयरों में PNB और इंडसइंड कमजोरी के साथ बंद होते हुए नजर आए और इसके अलावा मेटल शेयरों में खासतौर से गोवा माइनिंग
कॉलिंग बैन हटने के बाद जो ये शेयर कल भागे थे, आज सारे के सारे यही स्टॉक कमजोर होते हुए नजर आए। इनके अलावा टायर स्टॉक्स में काफी तेज गिरावट देखने को मिली। एमआरएफ ने अपने नतीजे पेश किए, नतीजे कमजोर थे और उसके बाद ये सारे स्टॉक गिरे। हालांकि एमआरएफ की एवरेज क्लोजिंग नीचे आई, लेकिन आखिरी मिनटों में एमआरएफ में तेज उछाल भी आता दिखा। तो देखना होगा कि कल ये स्टॉक किस तरह से प्रदर्शन करता है। रेलवे स्टॉक्स में लगातार दूसरा दिन था जब जबरदस्त मजबूती नजर आई। टीटागढ़ वैगन्स आज भी 17% चढ़कर बंद हुआ। इसके अलावा निफ्टी पर दिग्गजों में लुपिन और एलएनटी में तेजी थी। हिंडाल्को में इनके ग्रुप चेयरमैन कुमार मंगलम बिरला को सीबीआई इंक्वायरी के लिए बुलाने के बावजूद, इस खबर के बावजूद स्टॉक में लोअर लेवल से शानदार रिकवरी आई और निफ्टी पर विप्रो में कल की कमजोरी आज आगे फिर से बढ़ती हुई दिखी। आईटीसी सिप्ला भी कमजोर थे। रिजल्ट्स का असर पड़ा। एचडीएफसी बैंक का नतीजे मुनाफे के लिहाज से थोड़े से कम आते हुए दिखे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक लोअर लेवल से शानदार रिकवरी देता हुआ दिखा। टाटा एलेक्सी और टिनप्लेट ने भी आज नतीजों के दम पर रिएक्शन दिया। महिंद्रा लाइफ स्पेस ने भी नतीजे पेश किए, कमजोर थे। सुप्रीम पेट्रो में नतीजे और साथ ही बायबैक की घोषणा और मुनाफा वसूली आज यहां पर देखने को मिली। 6% का नुकसान। खबरों के दम पर जो एक्शन दिखा नोवार्टिस, यहां पर जीएसके के साथ वर्ल्ड राइज मर्जर की बात जो हो रही है, उसके बाद इस स्टॉक में एक बड़ी तेजी दिखी। इनफैक्ट ये खबर आती 20% के ऊपरी सर्किट पर स्टॉक गया और उसके बाद से वहां से करेक्शन होकर 6% की मजबूती। गुजरात गैस अपनी 4 कंपनियों के साथ मर्जर कर रहे हैं। उस खबर के बाद स्टॉक पर आज तेज से शुरुआत होने के बाद से लगातार मुनाफा वसूली, दिन के लोस पर यह स्टॉक बंद हुआ। आईएलएफएस इंजीनियरिंग को बड़ा ऑर्डर मिला है। साउथ इंडियन बैंक में एफआईज के लिए फ्रेश खरीदारी के लिए लिमिट खुल गई है। और शसन फार्मा जो कल अपनी बोर्ड बैठक करेगा प्रेफरेंशियल अलॉटमेंट पर, इन सारे शेयरों में आज अच्छा एक्शन देखने को मिला। और बाजार में भले ही उतार चढ़ाव दिख रहा है, लेकिन जानकारों का मानना है कि बाजार में अभी बड़ी तेजी आना बाकी है। लो कॉस्ट फंडिंग आपकी अवेलेबल है आपके जापान, यूएस, यूरोप में, तब तक आपका मार्केट चलता रहेगा, मार्केट आपका बढ़ता रहेगा, क्योंकि कैरी ट्रेड आपकी चलती रहेगी। मुझे लगता है कि आपका इलेक्शन से पहले ही 7,000 टच कर जाए मार्केट, और इलेक्शन के बाद अगर मोदी सरकार अगर आती है, बीजेपी सरकार जैसे लोग कह रहे हैं कि बीजेपी सरकार अगर आ रही है और जो हो पहली उसी के बतौर चली ही आगे, तो मुझे लगता है मार्केट में बहुत तेजी है। फेवरेबल नहीं आया, जो मार्केट एक्सपेक्टेशन से अगेंस्ट आया, तो यहाँ से आप 5800 आप मार्केट देख सकते हैं। 5800 से नीचे मार्केट देख सकते हैं। फार्मा पे जरूर ध्यान देना चाहिए। यूनाइटेड फॉस्फोरस बहुत ठीक लग रहा है, और लार्सन एंड टूब्रो एंड टीसीएस आर द अदर 2 स्टॉक्स वेयर आई थिंक वन शुड कॉन्सेंट्रेट अहेड ऑफ द इलेक्शंस एंड इवन पोस्ट इलेक्शंस। एफआईआई खरीदारी के बावजूद रुपए में गिरावट का सिलसिला जारी है। कल एक दिन की सबसे बड़ी गिरावट दर्ज कराने के बाद आज रुपया 1 महीने के निचले स्तर पर फिसल गया। कमजोर शुरुआत के बाद डॉलर के मुकाबले रुपया 17 पैसे कमजोर होकर 60.76 के लेवल पर बंद हुआ। दिन के कारोबार में रुपया 60.86 के लेवल तक टूट गया था। खासतौर पर ऑयल कंपनियों की ओर से डॉलर की डिमांड बढ़ने की वजह से रुपये में कमजोरी बढ़ती जा रही है। नोवार्टिस इंडिया के शेयर में आज जोरदार तेजी देखने को मिली। दरअसल नोवार्टिस अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में बड़े बदलाव कर रही है। इस खबर पर और ज्यादा अपडेट के लिए अब चलते हैं हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम मेहता के पास। सोनम, क्या है पूरी डील और नोवार्टिस कौन से बड़े चेंजेस करती दिख रही है? नोवार्टिस इंडिया के पेरेंट कंपनी ने पोर्टफोलियो ट्रांसफॉर्मेशन की घोषणा की है। इसका मतलब कंपनी अपने पोर्टफोलियो में इस तरह का बदलाव करेगा जिससे वे अपने अहम कारोबार पर फोकस कर पाएंगे। ये पूरा ट्रांसफॉर्मेशन 4 स्टेप्स में होगा। सबसे पहले नोवार्टिस जीएसके के ऑन्कोलॉजी प्रोडक्ट्स को खरीदेगी। ये डील होगी $1,600 करोड़ की। इसके बाद नोवार्टिस अपने वैक्सीन कारोबार को जीएसके को बेच देगा। ये डील होगी $710 करोड़ की। नोवार्टिस ओटीसी और जीएसके कंज्यूमर हेल्थ केयर ये दोनों मिलकर एक जेवी बनाएंगे और इस जेवी में नोवार्टिस की हिस्सेदारी 36.5% की रहेगी। और आखिर में नोवार्टिस अपने एनिमल हेल्थ डिवीजन को एली लिली को बेच देगा और ये डील होगी $540 करोड़ की। एली लिली के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसी वित्त वर्ष 2015 के पहले तिमाही में पूरी हो जाएगी। तो जीएसके के साथ जो भी ट्रांजैक्शन है वो इसी वित्त वर्ष के फर्स्ट हाफ में पूरी होती हुई दिखाई देगी। जब ये डील की अनाउंसमेंट हुई तब स्टॉक में जबरदस्त 20% का उछाल देखने को मिला, लेकिन पूरा स्टॉक क्लोजिंग तक ये स्टॉक में 7% की सिर्फ बढ़त बची, क्योंकि ज्यादातर एनालिस्ट का मानना है कि नोवार्टिस इंडिया के लिए ये डील बेहद ही खराब है। सालाना बिक्री में करीब 170 करोड़ की कमी देखने को मिल सकती है। जी, बहुत शुक्रिया सोनम इस जानकारी के लिए। और वक्त हो गया एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद पहली बार पति के बचाव में उतरी प्रियंका गांधी। और भड़काऊ भाषण करने वालों से मोदी ने किया किनारा। देखिए सारी राजनीतिक खबरें इस ब्रेक के बाद। वक्त है देश की कुछ बड़ी राजनीतिक खबरों का।
प्रियंका गांधी ने पहली बार अपने पति रॉबर्ट वाड्रा पर लगे आरोपों पर अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि हमारे परिवार को जलील किया जा रहा है और वो इसका जवाब देने के लिए पूरी ताकत से लड़ेंगी। अपनी मां और कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के लिए वोट मांगने के लिए रायबरेली पहुंची प्रियंका ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि देश में जहर घोला जा रहा है। मेरे परिवार को जलील करना, मेरे पति के बारे में बहुत बातें कही जाती हैं, मुझे दुख होता है और मुझे भी जितना जलील करेंगे उतनी दृढ़ता से मैं लड़ूंगी। देश को आगे कैसे बढ़ाएंगे, इन बातों के बजाय इन फिजूल की बातों में आपको गुमराह किया जा रहा है। इस बात का दुख है मुझे कि यह देश जो एक उदार देश है, जिसकी मिली जुली संस्कृति है, जिसमें हमेशा जनता एक होकर एक दूसरे के साथ मिलकर आगे बढ़ी है, आज इसमें जहर घोला जा रहा है। तरह तरह की बातें हो रही हैं। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह बीजेपी का लगातार हमला झेल रहे पार्टी अध्यक्ष सोनिया गांधी के दामाद रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में आगे आए हैं। दिग्विजय ने बीजेपी से सवाल किया कि क्या वाड्रा ने कोई कानून तोड़ा है जो उन्हें निशाना बनाया जाता है। रॉबर्ट वाड्रा जी ने कौन से कानून का उल्लंघन किया है तो हमें बता दें। केवल उनकी शादी अगर प्रियंका गांधी से हुई है इसलिए उनको जेल में बंद कर दिया जाए? हमें ये तो बताएं कि आखिर उन्होंने कौन से कानून का उल्लंघन किया है। बीजेपी ने रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरे दिग्विजय सिंह पर पलटवार किया है। बीजेपी नेता मीनाक्षी लेखी ने कहा कि दिग्विजय सिंह को वाड्रा के बारे में ज्यादा जानकारी है, इसलिए उन्हें गवाह बनना पड़ेगा। इनको पहले ही अंदेशा है कि वो जेल में जाएंगे और उनको जेल में जाना बनता है, तो शायद इनकी जानकारी अधिक होगी और इनको गवाह बनाना जरूरी होगा। रॉबर्ट वाड्रा के बचाव में उतरी प्रियंका को घेरते हुए बीजेपी ने यह भी सवाल उठाया कि उनके पति के पास अचानक करोड़ों की दौलत कहां से आई। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि वाड्रा ने 1 करोड़ रुपए को 300 करोड़ में कैसे बदला, इसका जवाब ही उन्हें देना चाहिए। उधर कांग्रेस की तरफ से बचाव करते हुए राजीव शुक्ला ने कहा कि वाड्रा के बारे में बीजेपी को गलत आंकड़े मिल रहे हैं। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने प्रवीण तोगड़िया का नाम लिए बगैर उनके विवादित बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया दी है। मोदी ने ट्वीट के जरिए विवादित बयान देने वाले नेताओं को नसीहत दी और कहा कि बीजेपी का ऐसे बयानों से कोई लेना देना नहीं है। मोदी ने ट्वीट किया है कि मैं ऐसे गैर जिम्मेदाराना बयानों अपीलों को खारिज करता हूं और ऐसे बयान देने वाले नेताओं से अपील करता हूं कि वो इससे परहेज करें। खुद को बीजेपी का दोस्त बताकर ऐसे बयान देने वाले लोग मुद्दों पर आधारित हमारे अभियान को भटकाने का काम कर रहे हैं। पूरा देश विकास और सुशासन की आस के लिए बड़ी उम्मीद के साथ बीजेपी की ओर देख रहा है। और आइए हम आपको सुनाते हैं वो 2 विवादित बयान जिसमें चुनावी मौसम में सियासी घमासान मचा रखा है। इन बयानों के बाद ही गिरिराज सिंह और प्रवीण तोगड़िया पर वार पलटवार का दौर शुरू हुआ है। लोग नरेंद्र मोदी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, वे वही लोग हैं जो पाकिस्तान परस्त हैं। वैसे लोगों के लिए भारत में लगता है अब कोई जगह नहीं है जिनका मक्का मदीना, राजनीतिक मक्का मदीना जिन लोगों ने पाकिस्तान को बना रखा है। एक रस्तो सरकार डिस्टर्बिंग एक्ट लगावे, वो एक्ट लगे तो हिंदू मेजोरिटी विस्तार में मुसलमान मकान नहीं खरीदी सके, पारो पैटर्न पर नहीं चले। उधर बीजेपी नेताओं के विवादित बयान और उस पर मोदी की नसीहत ने कांग्रेस नेताओं को हमला करने का मौका दे दिया है। जिस तरह से तोगड़िया साहब इनके समर्थक हैं, इनको उनके खिलाफ कार्रवाई एफआईआर फाइल करनी चाहिए, बीजेपी को खुद करनी चाहिए एफआईआर फाइल। अगर सच्चाई इसके पीछे सच्चाई है तो नरेंद्र मोदी तोगड़िया के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं फाइल करते, उनकी बीजेपी पार्टी क्यों नहीं फाइल करते? क्या मोदी ने इनको निष्कासित किया है? क्या गिरिराज का टिकट हटाया गया है? क्या उसने खुद ने अपने शब्द वापस लिए हैं? तो ये नूरा कुश्ती, ये घड़ियाली आंसू नहीं चलेंगे। ये सारी बातें भड़काऊ भाषण देना उचित नहीं है। ये पूरा का पूरा ये प्रचार जो है केवल वोटों की राजनीति के लिए किया जा रहा है। बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पार्टी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि कांग्रेस के पास मुद्दे तो है नहीं, इसलिए वो इधर उधर की बात कर रहे हैं। जो इस तरह के भी जो बातें हो रही हैं वो मुद्दे, हम चाहते हैं कि मुद्दों पर चुनाव हो। कांग्रेस पार्टी को तो हम नहीं कह सकते क्योंकि कांग्रेस पार्टी तो उसको तो मुद्दों पे बात ही नहीं करनी है।
न तो वो मुद्दों पे खड़े होना चाहती है, क्योंकि उसके बाद मुद्दों का उसर है और सूखा पड़ा हुआ है। इसलिए उसको लगता है कि मुद्दों पे अगर हम बात करेंगे तो फंस जाएंगे। दूसरी ओर राजनीति में अब भी भड़काऊ भाषण का दौर थमने का नाम नहीं ले रहा है। मोदी ने भले ही ट्वीट कर विवादास्पद बयानों से किनारा कर लिया, लेकिन सोमवार को शिवसेना के एक नेता रामदास कदम ने नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में ही भड़काऊ भाषण दे डाला। शिवसेना नेता रामदास कदम ने चुनावी रैली में लोगों को संबोधित करते हुए अल्पसंख्यकों पर निशाना साधा। कदम ने कहा कि महिलाओं और बेटियों का अपमान करने वालों का मोदी जी बंदोबस्त कर देंगे। मुसलमान पोलिसांच्यावरती हल्ला करतायत, पोलिसांच्या गाड्या जळतायत, शहीदांचं स्मरण, आणि हे मुसलमान आमच्या महिला पोलिसांच्यावरती हात टाकतायत, विटंबना करतायत। अरे छत्रपती शिवाजी महाराजांच्या पदस्पर्शानं पावन झालेल्या या महाराष्ट्रामध्ये माझ्या माय भगिनीच्या अब्रूवरती जर का कोण हात टाकणार असेल तर त्याचा कायमचा बंदोबस्त नरेंद्र मोदी केल्याशिवाय राहणार नाहीत, हा विश्वास या ठिकाणी व्यक्त करतो। आपल्या सगळ्यांची रजा घेतो। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम, जय महाराष्ट्र। चुनावी माहौल में ध्रुवीकरण का एक और उदाहरण सामने निकल कर आया है। आम आदमी पार्टी की शाजिया इल्मी के बयान की निंदा चारों ओर हो रही है। यूट्यूब पर एक वीडियो में शाजिया मुसलमानों को कम्युनल होने की नसीहत देते हुए दिख रही है। यहाँ एक प्रचार के दौरान मुसलमानों को संबोधित करते हुए शाजिया सेक्युलर होने को छोड़कर खुद के बारे में सोचकर कम्युनल बनने के लिए कह रही है। ना हो ये सेक्युलर, मुसलमान सेक्युलर है, देता रहता है और वोट, बाकी पार्टियां तो नहीं करती, उनका तो बंधा हुआ वोट है, हम लोग का वोट भी करता रहता है। कुछ बात तो आप सही कह रही हैं, सोचिए बात अपनी सही है, लेकिन अपना फायदा सोचना बहुत कंट्रोवर्शियल बात है, लेकिन जरूरी बात है। हमारे सहयोगी चैनल CNN IBN से बातचीत के दौरान शाजिया ने अपने बयान पर माफी मांगने से मना कर दिया। वहीं वीडियो पर सफाई देते हुए कहा कि वो मुसलमानों को खुद के बारे में सोचने के लिए वोट बैंक की राजनीति से दूर रहने की नसीहत दे रही थी। शाजिया ने कहा कि इस बैठक में मुसलमानों के साथ हिंदू भी मौजूद थे। ध्रुवीकरण के दलदल में फंसी शाजिया इल्मी के इस बयान से आम आदमी पार्टी ने खुद को दरकिनार कर लिया है। पार्टी ने इस बयान की निंदा की है और कहा है कि विचार के बाद इस मामले में कार्रवाई भी की जा सकती है। और आगे राजनीतिक हलचल है जारी। देखिए मोदी ने कैसे किया यूपीए सरकार पर वार। और पलटवार आया सोनिया गांधी से, क्या कहा सोनिया गांधी ने मोदी के बारे में, ये भी बताएंगे ब्रेक के बाद। सबसे पहले बात करते हैं गुरुवार को होने वाले मतदान की। लोकसभा चुनाव के छठे चरण के लिए गुरुवार को वोट डाले जाएंगे। 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 117 सीटों पर मतदान होगा। छठे चरण के मतदान के लिए चुनाव प्रचार आज खत्म हो गया। लोगों को अपने पक्ष में लुभाने के लिए तमाम पार्टियों ने पिछले कुछ दिनों से अपनी पूरी ताकत झोंक रखी थी। ध्रुवीकरण की भी पूरी कोशिश की गई। अब देखना है कि गुरुवार को वोट डालते वक्त मतदाता इन बातों से कितना प्रभावित होते हैं। तो आइए बताते कहां वोट डल रहे हैं। तमिलनाडु की सभी 39 लोकसभा सीटों पर छठे चरण में वोट डाले जाएंगे। महाराष्ट्र की 19 सीटों पर वोटिंग होगी, जिसमें मुंबई की सभी सीट शामिल हैं। उत्तर प्रदेश की 12, मध्य प्रदेश की 10, बिहार में 7, छत्तीसगढ़ में 7 और पश्चिम बंगाल की 6 सीटों पर लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा असम की 6, राजस्थान की 5, झारखंड की 4, जम्मू कश्मीर की 1 और पुडुचेरी की 1 सीट पर भी वोटिंग होगी। अब बात छठे चरण के वीआईपी उम्मीदवारों की। इस चरण में तमाम दिग्गजों की किस्मत ईवीएम में कैद होगी। यूपी के मुलायम सिंह यादव, डिंपल यादव, हेमा मालिनी, अमर सिंह और सलमान खुर्शीद वीआईपी उम्मीदवार हैं। महाराष्ट्र में प्रिया दत्त, पूनम महाजन, संजय निरुपम, मिलिंद देवड़ा, मयंक गांधी और छगन भुजबल जैसे वीआईपी उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। गुरुवार को विदिशा से खड़ी बीजेपी उम्मीदवार सुषमा स्वराज की भी किस्मत का फैसला होना है। उधर आज मथुरा की रैली में राहुल गांधी नरेंद्र मोदी पर वार करते दिखे। राहुल ने कहा कि मोदी महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं, लेकिन गुजरात में महिलाओं की जासूसी कराई जाती है। मोदी जी, गुजरात में जो आपने पुलिस की बात की, वहां पे पुलिस एक महिला के फोन टैप करता है। महिला के पीछे घूमते हैं, भैया ये महिला क्या कर रही है। चीफ मिनिस्टर ने कहा है पता लगाओ महिला क्या कर रही है, फोन पे क्या बात कर रही है।
पूरी पुलिस की शक्ति एक महिला के पीछे लग जाती। पोस्टर लगता है दिल्ली में, महिलाओं को शक्ति देंगे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने भी पश्चिम बंगाल के रायगंज में रैली के दौरान बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। सोनिया ने कहा कि कांग्रेस ही देश को बेहतर और स्थायी सरकार दे सकती है। देश में एक स्थायी, एक मजबूत और सभी के उत्थान के लिए संघर्ष करने वाली सरकार की जरूरत है। एक ऐसी सरकार जो सेक्युलर मूल्यों पर विश्वास करती हो और सभी को एक साथ लेकर चलती है। तो ऐसी सरकार सिर्फ कांग्रेस ही आपको दे सकती है। बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी ने आज महाराष्ट्र के धुले में रैली की। इस दौरान मोदी ने यूपीए सरकार और उसकी नीतियों की जमकर आलोचना की। इतने बड़े देश को ये मरी पड़ी सरकार काम आएगी क्या? ऐसी सरकार पे आपको भरोसा होगा क्या? क्या आप ऐसी सरकार को आपकी जिंदगी सुपुर्द कर सकते हो? इसलिए मेरे भाइयों बहनों, दिल्ली में मजबूत सरकार की जरूरत है। बहुत नुकसान हो चुका है भाइयों। पिछले 10 साल में देश बर्बाद हो गया है। पंजाब के पटियाला लोकसभा सीट पर केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री परनीत कौर का भविष्य दांव पर लगा है। यहां उनके खिलाफ उन्हीं के करीबी रहे दीपिंदर सिंह ढिल्लो अकाली दल के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। परनीत कौर लगातार 3 बार पटियाला से सांसद चुनी जा चुकी हैं। ऐसे में क्या वो अपनी सीट चौथी बार भी जीत पाएंगी? देखिए पटियाला से हमारी ग्राउंड रिपोर्ट। पटियाला का मोतीबाग महल यहाँ की राजनीति का केंद्र रहा है। इस महल से शाही खानदान ने कई सदियों तक पटियाला रियासत पर राज किया और पिछले 3 बार से सांसद भी इसी महल की महारानी परनीत कौर रहीं। अब लगातार चौथी बार सांसद बनने के लिए महारानी जनता के बीच दिन रात एक किए हुए हैं। इश्यूज लोगों के लिए ज्यादा लोकलाइज्ड इश्यूज हैं, गाँव में, गलियों में, मोहल्लों में, पूरा सेक्शंस में। परनीत कौर के लिए परेशानी ये है कि इस बार उनके मुकाबले में वही शख्स खड़ा है जो पिछले चुनावों में उनके लिए प्रचार करता रहा है। हाल ही में कांग्रेस से निकाले गए दीपिंदर सिंह ढिल्लो शिरोमणि अकाली दल के टिकट से परनीत के खिलाफ मैदान में हैं। 2012 विधानसभा चुनाव में डेरा बस्सी इलाके से टिकट न मिलने से नाराज ढिल्लो ने निर्दलीय चुनाव लड़ा था, जिसके बाद उन्हें कांग्रेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। अब वो कांग्रेस को डूबता जहाज बता रहे हैं। आज कांग्रेस पार्टी मैं समझदा एक डूबी हुई किश्ती है और जिहदा मैं समझदा देश के विच ऐकी सफाया हो जाना है। परनीत कौर और दीपिंदर सिंह की लड़ाई के बीच आम आदमी पार्टी के डॉक्टर धर्मवीर गांधी खड़े हैं। धर्मवीर जनता में गरीब लोगों के मुफ्त इलाज के लिए काफी मशहूर हैं। जो कांग्रेस पार्टी है और जो भारतीय जनता पार्टी और अकाली कंबाइन इनकी जो सरकार चल रही है, दोनों से बहुत खफा है और बहुत एक अंडरकरंट, एक रोष चल रहा है जो अब आपको आने वाले दिनों में और स्पष्ट रूप में दिखाई देगा। पटियाला लोकसभा क्षेत्र में कुल 13.5 लाख मतदाता हैं, जिनमें से लगभग 7 लाख पुरुष और 6.5 लाख महिलाएं हैं। यहां से परनीत कौर ने 1999 के लोकसभा चुनाव से अपने राजनीतिक करियर का आगाज किया था। फिर 1999, 2004 और 2009 में परनीत यहां से सांसद रहीं। इससे पहले उनके पति और पूर्व मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह 1980 में पटियाला से सांसद रह चुके हैं। पटियाला की महारानी और केंद्रीय मंत्री परनीत कौर का बेशक मुकाबला अपने ही सिपह सालार के साथ है, लेकिन लगातार चौथी बार संसद की सीट बचा पाना उनके लिए एक बेहद ही बड़ी चुनौती है। चमन पलाने के साथ अमित चौधरी, डेराबस्सी। और कैसा है वंडरलैंड हॉलिडेज का आईपीओ, पैसे लगाए या नहीं, देखिए इस ब्रेक के बाद। आईटी विभाग जल्द बड़े रिफंड देना करेगा शुरू, ये खबर भी देखिए आगे।
और अब बात वंडरला हॉलीडेज के आईपीओ की। अम्यूजमेंट पार्क से जुड़ी कंपनी वंडरला हॉलीडेज के आईपीओ को अच्छा रिस्पांस मिला है। कंपनी का आईपीओ अब तक 53% भर गया है। कंपनी का आईपीओ कल बंद होगा। कंपनी ने आईपीओ का प्राइस बैंड 115 से 125 रुपए प्रति शेयर तय किया है। कंपनी की योजना इस इशू के जरिए 180 करोड़ रुपए जुटाने की है। रकम का इस्तेमाल हैदराबाद में पार्क बनाने पर होगा। जानकार निवेशकों को इशू में निवेश की सलाह दे रहे हैं। इस पे सब्सक्राइब का व्यू दिया है और हमें लग रहा है कि कंपनी का बिजनेस मॉडल बहुत आकर्षक है। कोई भी लिस्टेड स्पेस में अगर आप बात करें तो कोई भी ऐसा इसका पीयर ग्रुप आपको इमीडिएटली कोई रिकलेक्ट नहीं कर पाओगे और इसको एक वैल्यूएशन प्रीमियम मिलने की संभावना है। कंपनी जिस तरह के पार्क्स वगैरह अम्यूजमेंट पार्क्स में बिजनेस कर रही है, कोची और चेन्नई वगैरह में, बेंगलोर में और हैदराबाद में उसका एक्सपेंशन का जो प्लान चल रहा है, आई थिंक खास करके इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये कैश फ्लो बिजनेस है। इनकम टैक्स विभाग ने 2014 के लिए बड़े टैक्स रिफंड देने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इनकम टैक्स के सूत्रों के मुताबिक सभी बड़े कॉर्पोरेट कंपनियों को मई के पहले हफ्ते तक टैक्स रिफंड मिल जाएंगे। इस पर और डिटेल्स के लिए बात करते हैं हमारी संवाददाता शमी चौधरी से। शमी, इनकम टैक्स विभाग ने टैक्स कलेक्शन दुरुस्त दिखाने के लिए बड़े टैक्स रिफंड रोक रखे थे, लेकिन अब उन्होंने प्रक्रिया शुरू कर दी है रिफंड की। क्या डिटेल्स आ रही हैं इसकी? देखिए, बड़ी कंपनियों और कॉर्पोरेट घरानों के लिए ये अच्छी खबर होगी क्योंकि इनकम टैक्स विभाग ने अपने बड़े रिफंड की जो प्रक्रिया है वो शुरू कर दी है। करीब 100 कंपनियों को यहाँ पर रिफंड की प्रक्रिया शुरू हो गई है और मई के पहले हफ्ते तक कंपनियों को रिफंड मिलने शुरू हो जाएंगे। दरअसल इनकम टैक्स विभाग के सूत्रों के मुताबिक उन्होंने बड़े टैक्स रिफंड को 31 मार्च तक रोक कर रखा था क्योंकि यहाँ पर टैक्स कलेक्शन को दुरुस्त दिखाया जा सके। जो उनका टारगेट था उनको सही दिशा में वो जा रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं, ये दिखाया जा सके। लेकिन अब ये प्रक्रिया शुरू हो गई है और इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि अगर 2014 के टैक्स कलेक्शन की टारगेट की बात करें जो करीब 7.25 लाख करोड़ की थी, जिसमें अकेले महाराष्ट्र की कंपनियां करीब 1.40 लाख करोड़ टैक्स भरा है और अब उसी हिसाब से रिफंड भी यहाँ देखने को मिलेगा। हालांकि अप्रैल और मई के टैक्स कलेक्शन में इससे ग्रोथ पर काफ़ी असर पड़ेगा और थोड़ी ग्रोथ में यहाँ कमी आती हुई भी दिखाई देगी। जी, शुक्रिया। आने वाले दिनों में चीनी की कीमत में गिरावट आ सकती है। दरअसल वायदा में पिछले एक हफ्ते के दौरान चीनी का दाम करीब 100 रुपए प्रति क्विंटल गिर गया है। एनसीडीएक्स पर आज कारोबार के शुरुआत में चीनी का दाम 3200 रुपए के नीचे चला गया था। इसका असर कोल्हापुर और मुंबई में चीनी की कीमतों पर देखने को मिला है, जहां कीमतों में करीब 25 से 50 रुपए तक गिरावट आई है। दरअसल भारतीय चीनी मिल संघ ने कहा है कि इस साल 20 लाख टन चीनी एक्सपोर्ट का टारगेट नहीं हासिल हो पाएगा। साथ ही चुनाव की वजह से कई इलाकों में चीनी का ट्रांसपोर्टेशन भी नहीं हो पा रहा है। ऐसे में मिलें दाम गिराकर चीनी बेच रही है। और परिणय सूत्र में बंधे रानी मुखर्जी और आदित्य चोपड़ा। और राजनीति में सुपर हीरो की एंट्री से कैसे घबराई हुई हैं पार्टियां, देखिए हमारी खास पेशकश ब्रेकिंग न्यूज इसके बाद। जस्टिस मुदगल ने आईपीएल फिक्सिंग मामले की जांच के लिए हामी भर दी है। इस मामले की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने मुदगल कमेटी से पूछा था कि क्या आप इस मामले की जांच के लिए तैयार हैं। इस पर जस्टिस मुदगल का कहना है कि वो जांच करने के लिए तैयार है। मुदगल के हामी भरने के बाद अब सुप्रीम कोर्ट को तय करना है कि मामले की जांच कौन करेगा। इस मामले की अगली सुनवाई हफ्ते भर बाद मंगलवार को होगी। सुनवाई के दौरान बीसीसीआई ने जांच कमेटी के 3 सदस्यों के नाम कोर्ट को बताए हैं, लेकिन मामले में याचिकाकर्ता क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ बिहार ने बीसीसीआई की जांच कमेटी का विरोध किया है। रानी मुखर्जी अब मिसेस चोपड़ा हो गई हैं। जी हां, आप बिल्कुल सही अंदाजा लगा रहे हैं। लंबे अफेयर के बाद आखिरकार रानी मुखर्जी ने फिल्म प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा से शादी कर ली है। दोनों ने कल यानी 21 अप्रैल को इटली में 7 फेरे लिए। अपने फैंस के लिए रानी ने बयान भी जारी किया है और इससे अपनी जिंदगी का सबसे हसीन पल बताया है। रानी ने यह भी कहा कि इस खास मौके पर उन्होंने यश अंकल की कमी सबसे ज्यादा महसूस की। फिल्म इंडस्ट्री के जाने माने प्रोड्यूसर डायरेक्टर यश चोपड़ा के बेटे आदित्य की ये दूसरी शादी है। इससे पहले 2001 में उन्होंने अपनी बचपन की दोस्त पायल से शादी की थी, लेकिन 2009 में दोनों अलग हो गए थे। सुपर हीरो रजनीकांत और मोदी की दोस्ती से दूसरी पार्टियां जल भून रही हैं। आखिर क्या है पूरा माजरा, देखिए फेकिंग न्यूज में अभी फेक को। फेकिंग न्यूज में इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, सुपरस्टार रजनी अन्ना से मिलने पहुंचे नरेंद्र मोदी और रजनी अन्ना ने उनको बोला ऑल द बेस्ट। क्या 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 क्यों क्या बात कर रहे हो यार?
हाँ, एकदम ऐसे ही रिएक्शन सारी पॉलिटिकल पार्टी से आ रहे हैं। आइए सुनते हैं क्या कहना है सबका। आम आदमी के चुनाव में सुपर हीरो का क्या काम है? ऐसे नहीं चलता है। मैं नहीं लड़ूंगा चुनाव ना। ये लो मेरा रेजिग्नेशन। अबे और कितनी बार रेजिग्नेशन देगा? ये सब मिथ्या कथा है, सब चीटिंग हुआ है। हम चाहते तो हम भी बुला सकते थे अन्ना को अपनी रैली में। हमने बुलाया नहीं ना। पर अन्ना तो आपकी रैली बॉन्क मारते हैं ना दीदी। There was no need to call Rajni sir for such a small thing. You should have told us. We wouldn't have fought elections. देखिए, विपक्ष ने जो किया है ठीक है, सही है। उन्होंने तो सिर्फ फोटो खिंचवाई है। देखिए, हमारी पार्टी का जो लोगो है, जो हाथ है, वो हाथ ही खुद रजनी सर का है। इसीलिए आप मुंबई में 12 रुपए में भरपेट खाना खा लेते हो। ये तो पार्टी ने इस बार टिकट ही नहीं दिया, नहीं तो दिखा देते कि देश का असली सुपर हीरो कौन है। सही बात है सर, आपने जो कमाल किए हैं वो तो रजनी सर सोच भी नहीं सकते। और आवाज टाइम में फिलहाल इतना ही। कल आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।